नमस्कार। आज 25 नवंबर 2025 की कुछ ऐसी सुर्खियां हैं जो ऊपर से देखने पर तो काफ़ी अलग-अलग लगती हैं, लेकिन जब आप थोड़ा गहराई में जाते हैं तो एक एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है। आज हमारे पास द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स और जनसत्ता के कुछ बहुत ही दिलचस्प लेख हैं। हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और कैसे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर एक सुपर पावर ही गायब हो गई। और फिर भारत लौटकर हम बात करेंगे कि एक तरफ हम लाखों नौकरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे बच्चे एक खतरनाक चुप्पी का शिकार हो रहे हैं। तो चलिए इन सब बिखरे हुए धागों को जोड़कर देखते हैं कि कहानी आखिर बन क्या रही है। तो शुरुआत करते हैं अपने पड़ोसी देश से, पाकिस्तान से। द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख है जिसका शीर्षक है डिक्टेटर नेक्स्ट डोर। यानी पड़ोस में एक तानाशाह। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक शीर्षक नहीं है, ये तो अब हकीकत बन चुका है। लेख बताता है कि पाकिस्तान की संसद ने सिर्फ 9 मिनट के अंदर एक संवैधानिक संशोधन पास कर दिया। सिर्फ 9 मिनट में? हाँ, सिर्फ 9 मिनट, और वो भी बिना किसी बहस के। और ये कोई मामूली संशोधन नहीं था, है ना? इसने तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की सेना की सभी शाखाओं पर मतलब बेहिसाब अधिकार दे दिए हैं। और सिर्फ अधिकार ही नहीं, साथ ही जीवन भर के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट भी। एक तरह से उन्हें देश का आजीवन शहंशाह बनाने जैसा है ये तो। बिल्कुल। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये है कि ये सब सड़कों पर टैंक उतार कर नहीं हुआ, जैसा कि हम आम तौर पर सैन्य तख्तापलट में देखते हैं। ये तो संसद के अंदर कानून की कलम से हुआ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेख इसे को कानून द्वारा तख्तापलट यानी कू बाय स्टैच्यूट कहता है। अच्छा। और ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इस पर कानूनी वैधता का एक पर्दा डाल दिया गया है। ये 27वें संशोधन के जरिए किया गया, जिसने एक नया संघीय संवैधानिक न्यायालय बना दिया है। एक नया कोर्ट? जी। और मजे की बात यह है कि ये नया कोर्ट मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगा। अरे, मतलब न्यायपालिका की जो थोड़ी बहुत आजादी बची थी वो भी गई? उसे भी कह सकते हैं खत्म कर दिया गया है। तो ये सब अचानक तो नहीं हुआ होगा, मतलब इसकी तैयारी तो पहले से चल रही होगी। हाँ, बिल्कुल। इसकी नींव 1 साल पहले ही रख दी गई थी, 26वें संशोधन से। तब सुप्रीम कोर्ट के अधिकार कम किए गए थे और सेना प्रमुख का कार्यकाल 5 साल कर दिया गया था। आसिम मुनीर का कार्यकाल तो इसी महीने खत्म हो रहा था, लेकिन अब उन्होंने खुद के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज या CDF का एक नया पद बना लिया है। और उससे 2030 तक अपनी सत्ता पक्की कर ली है। 2030 तक? जी। पिछले 3 सालों में उन्होंने अपनी ताकत बहुत बढ़ाई है। इमरान खान जैसे लोकप्रिय नेता को जेल में डालना, चुनाव में मनमानी करना, और पड़ोसी देशों के साथ तनाव भी तो बढ़ाया है। हाँ, वो भी। पर दुनिया के बड़े देश इस पर चुप है, ये कैसे हो सकता है? चुप ही नहीं है, एक तरह से समर्थन दे रहे हैं। लेख यही बताता है कि मुनीर ने अमेरिका, चीन और सऊदी अरब के साथ रिश्ते सुधार लिए हैं। अच्छा। याद है 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला था तो पाकिस्तान की अहमियत थोड़ी कम हो गई थी। हाँ, बिल्कुल। अब मुनीर ने उस अहमियत को फिर से हासिल कर लिया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब भारत के लिए क्या है? हमारे लिए ये कितनी चिंता की बात है? देखिए, लेख के मुताबिक ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बहुत अस्थिर करने वाला मोड़ है। जरा सोचिए, एक तरफ भारत है जहां लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं मजबूत हो रही हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अब कानूनी तौर पर एक सैन्य राज्य, एक डी जूर गैरिसन स्टेट बन गया है, जहां सारे बड़े फैसले सेना लेगी। बिल्कुल। और उस पर किसी नागरिक सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। इससे गलतफहमियों और टकराव का खतरा बहुत बढ़ जाता है। मतलब वो अपनी घरेलू समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ तनाव बढ़ा सकते हैं, ये कहना है। हाँ, और लेख इसी बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। उसमें लिखा है कि जब भी पाकिस्तान में कोई आतंकवादी हमला होता है, जैसे इस गर्मी में पहलगाम में हुआ था जी, तो मुनीर की ताकत देश के अंदर और बढ़ जाती है। अच्छा। और इससे उन्हें भारत के साथ छोटे मोटे संघर्षों को हवा देने का एक बहाना मिल जाता है, जो सेना की पकड़ को और मजबूत करता है। तो निचोड़ ये है कि हमारा पड़ोस पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है। बिल्कुल, और हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पाकिस्तान में तो एक व्यक्ति पूरी सत्ता अपने हाथ में ले रहा है, लेकिन G20 में हमने कुछ और ही देखा। वहां दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति ने खुद को सबसे अलग थलग कर लिया। ये भी एक अलग ही तरह का पावर प्ले है ना? द हिंदू का एक संपादकीय है जोहान्सबर्ग में हुए G20 शिखर सम्मेलन पर, और यह सम्मेलन कई मायनों में खास था। पहली बार G20 अफ्रीका में हो रहा था, और अफ्रीकी संघ की भी पहली भागीदारी थी।
जी, भारत की अध्यक्षता में उन्हें सदस्य बनाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी और कह सकते हैं अजीब खबर थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का न आना। वो खुद नहीं आए और वो ना सिर्फ खुद नहीं आए बल्कि अमेरिका ने पूरे सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया, सिर्फ एक ऑब्जर्वर भेजा। ये तो वाकई बहुत अजीब है। G20 मतलब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह और अमेरिका उससे बाहर बैठ गया। वजह क्या बताई गई? वजह और भी अजीब है। अमेरिका ने कहा कि वो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक किसानों के साथ हो रहे कथित भेदभाव का विरोध कर रहा है। क्या? जी, ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने इस मंच से खुद को इस तरह अलग किया हो। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि वैश्विक समीकरण कैसे बदल रहे हैं। तो इस खाली जगह को भरने की किसी ने कोशिश की? भारत की क्या भूमिका रही वहाँ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने 3 सत्रों में बात की और 6 नई पहलों का सुझाव भी दिया। जैसे कि बनाना और नशीली दवाओं और आतंक के गठजोड़ से लड़ने जैसी पहलें शामिल थीं। लेकिन संपादकीय कहता है कि भारत को एक निराशा हाथ लगी होगी। वो क्या? घोषणा पत्र में आतंकवाद की निंदा तो की गई, लेकिन उतने कड़े शब्दों में नहीं जितने 2023 के नई दिल्ली घोषणा पत्र में की गई थी। अच्छा। शायद अमेरिका जैसी बड़ी ताकत की गैर मौजूदगी में एक आम सहमति बनाना मुश्किल हो गया। लेख के अंत में उबुंटू की भावना का जिक्र है। उबुंटू, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं हूं क्योंकि हम हैं। ये एक तरह से अमेरिका को संदेश है कि वैश्विक मंच पर मिलकर चलना ही एकमात्र रास्ता है। तो अगर इसका निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? क्या G20 अब उतना प्रभावशाली नहीं रहा? निचोड़ ये है कि G20 अब एक ऐसी जगह बनता जा रहा है जहां दुनिया के अलग अलग ध्रुव अपनी अपनी बात तो रखते हैं, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं हो पाता। एक पावर वैक्यूम बन गया है। बिल्कुल। अमेरिका के खुद को अलग करने से एक पावर वैक्यूम बना है। भारत उसे भरने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बड़ी शक्तियों के साथ के बिना अपने एजेंडे को लागू करवाना बहुत मुश्किल है। G20 में तो देशों के बीच की सीमाएं बहुत मजबूत दिख रही थीं, लेकिन द इकोनॉमिक टाइम्स का ये लेख बताता है कि दौलतमंद लोगों के लिए ये सीमाएं कितनी खोखली हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, ये लेख 2 उदाहरण देता है जो एक ही कहानी के 2 अलग-अलग पहलू हैं। पहले हैं स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल। वो ब्रिटेन छोड़कर स्विट्जरलैंड और दुबई जा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की नई लेबर सरकार अमीरों पर टैक्स बढ़ाने वाली है। वो नॉन डॉम स्टेटस खत्म कर रही है, विरासत टैक्स भी बढ़ा रही है, तो मित्तल बस अपना पैसा बचाने के लिए देश बदल रहे हैं। सीधा सीधा टैक्स का मामला है। हाँ, और दूसरा उदाहरण है ब्लिंक डिजिटल के सह संस्थापक रिकी अग्रवाल। अच्छा। वो मुंबई से बैंकॉक जा रहे हैं और उनकी वजह टैक्स नहीं बल्कि बेहतर जीवन है। बेहतर जीवन मतलब? उन्होंने भारत में प्रदूषण, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का हवाला दिया। ये उस बात को बल देता है जो हाल ही में हॉटमेल के सह संस्थापक ने कही थी कि आप हवा में सांस नहीं ले सकते, पानी पी नहीं सकते, तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का क्या मतलब है अगर लोग सम्मान से जी भी न सकें। ये तो बहुत गहरी बात है। लेकिन क्या ये सिर्फ कुछ अमीर लोगों की सहूलियत का मामला है या इसका देश के लिए भी कोई बड़ा मतलब है? इसका बहुत बड़ा मतलब है। लेख का तर्क है कि दौलत का सबसे बड़ा काम अपने आसपास के माहौल को नियंत्रित करना है। और आज के दौर में दौलतमंद लोग सिर्फ अपने घर या ऑफिस का माहौल ही नहीं बल्कि अपना देश भी नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको एक देश के नियम या माहौल पसंद नहीं है तो आप दूसरे देश चले जाइए। ये सॉवरेन इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट है। मतलब व्यक्ति की वफादारी किसी देश से ज्यादा खुद से और अपनी दौलत से होती है। बिल्कुल। तो लेख का निष्कर्ष क्या है? क्या हमें इसे रोकना चाहिए? नहीं, लेख का निष्कर्ष बिल्कुल उल्टा है। अच्छा। वो कहता है कि देशों और राज्यों को ऐसे लोगों को रोकने की नहीं बल्कि उन्हें आकर्षित करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि पैसा और टैलेंट दोनों बहुत मोबाइल हैं। हाँ, वो वहीं जाएंगे जहां उन्हें सबसे अच्छा माहौल मिलेगा। ये भारत जैसे देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। एक तरफ अमीर लोग बेहतर माहौल के लिए देश छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार देश के अंदर कारोबार का माहौल सुधारने के लिए बड़े बदलाव लाने की बात कर रही है। अब भारत के आंतरिक मामलों पर आते हैं। केंद्र सरकार 4 नए श्रम संहिताओं यानी लेबर कोड्स को लागू करने जा रही है। जी, इन्हें एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है। ये 4 कोड मिलकर मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा से जुड़े 29 पुराने और काफी जटिल कानूनों की जगह लेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कंपनियों के लिए नियमों का पालन आसान बनाना ताकि वो ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखें। हाँ, यही उद्देश्य है। और नौकरियों की तो हमें सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा। एक अनुमान के मुताबिक भारत को 2030 तक हर साल लगभग 78.5 लाख गैर कृषि नौकरियां पैदा करनी है। ये तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी,
और सरकार का मानना है कि ये नए कानून इसमें मदद करेंगे। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो फिर द हिंदू के संपादकीय में इसको लेकर चिंता क्यों जताई गई है? श्रमिक संघ इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? उनकी चिंता ये है कि इन कानूनों को बनाने की प्रक्रिया में उनसे ठीक से सलाह मशवरा नहीं किया गया। उनका आरोप है कि संसदीय समिति की कई श्रमिक हितैषी सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया है। तो वो मानते हैं कि ये कानून कंपनियों के पक्ष में है? हाँ, वे मानते हैं कि ये कानून कंपनियों को ज्यादा अधिकार देते हैं और मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी तो कहते हैं कि भारत के पुराने श्रम कानून इतने जटिल और सख्त थे कि कोई नई नौकरियां देना ही नहीं चाहता था। क्या ये सुधार एक कड़वी दवाई की तरह जरूरी नहीं है? सुधार जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लेख का मुख्य तर्क ये है कि सुधार कैसे लागू किया जाता है ये भी उतना ही जरूरी है ना। अगर आप मजदूरों को भरोसे में लिए बिना इतने बड़े बदलाव करेंगे तो अशांति और टकराव का खतरा बना रहेगा। तो समाधान क्या है? बीच का रास्ता क्या हो सकता है? लेख एक बहुत ही ठोस सुझाव देता है। वो भारतीय श्रम सम्मेलन यानी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की बात करता है। ILC। जी, ILC। ये एक त्रिपक्षीय मंच है जहां सरकार, कंपनियों के मालिक और श्रमिक संघ तीनों बैठकर बात करते हैं। अच्छा। 1940 से 2015 के बीच इसकी 46 बैठकें हुई, लेकिन 2015 के बाद से एक भी बैठक नहीं हुई है। 10 साल हो गए। जी। लेख का कहना है कि सरकार को ILC की 47वीं बैठक बुलानी चाहिए और इन कानूनों पर आम सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। खासकर अब जब गिग इकोनॉमी और AI जैसी चीजें काम करने का तरीका पूरी तरह बदल रही हैं। बिल्कुल सही। अब एक ऐसे मुद्दे पे आते हैं जो इन सब आर्थिक और राजनीतिक बहसों से कहीं ज्यादा जरूरी और दिल दुखाने वाला है। जनसत्ता का एक लेख बच्चों और किशोरों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं पर है। हाल ही में जयपुर में 6ठी क्लास की एक बच्ची, रीवा में एक छात्रा और दिल्ली में एक छात्र की आत्महत्या की खबरें आईं। ये सुनकर ही मन बहुत भारी हो जाता है। और ये सिर्फ कुछ अकेली घटनाएं नहीं हैं, आंकड़े वाकई डरावने हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के मुताबिक 2022 में देश में 13,000 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या की। 13,000? जी, सोचिए 2001 में यह संख्या 5,425 थी। 20 सालों में दुगने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। 13,000 बच्चे? ये तो एक छोटे शहर की आबादी के बराबर है। यह हो क्या रहा है हमारे समाज में? लेख इसके पीछे क्या वजहें बताता है? सबसे बड़ी वजह है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, खासकर डिप्रेशन और पढ़ाई लिखाई में अच्छे प्रदर्शन का बेतहाशा दबाव। 2022 में जिन बच्चों ने आत्महत्या की उनमें से 2,248 ने परीक्षा में फेल होने के डर से ये कदम उठाया। और इसके अलावा माता पिता के साथ संवाद की कमी एक बहुत बड़ी वजह बनकर उभरी है। हाँ, आजकल माता पिता दोनों काम करते हैं और शायद अनजाने में ही बच्चों पर उम्मीदों का बोझ डाल देते हैं या उन्हें उतना समय नहीं दे पाते। बिल्कुल, लेख यही कहता है, जब बच्चों को बात करने के लिए, अपनी परेशानी बताने के लिए कोई नहीं मिलता तो उनके मन में ये भावना घर कर जाती है कि उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। और ये अकेलापन उन्हें एक अंधेरी सुरंग में धकेल देता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण कहता है कि देश में डिप्रेशन से जूझ रहे 40 से 90% किशोर किसी न किसी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो इस भयानक स्थिति से निकलने का रास्ता क्या है? एक समाज के तौर पर, एक परिवार के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? लेख कुछ बहुत ही व्यवहारिक समाधान सुझाता है। सबसे पहले माता पिता को अपने बच्चों के व्यवहार पर नजर रखनी होगी। जैसे अगर बच्चा अचानक चुप रहने लगे, खाना पीना या सोना कम कर दे, उदास रहने लगे या बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे, तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। और अगर ऐसे लक्षण दिखें तो क्या करना चाहिए? लेख कहता है कि बच्चे से सीधे बात करें। उनसे पूछें, क्या तुम परेशान हो? क्या तुम डिप्रेशन में हो? क्या तुम्हारे मन में आत्महत्या के ख्याल आ रहे हैं? ये पूछने से डर नहीं लगेगा कि कहीं? नहीं, ये सवाल पूछने से वो आत्महत्या नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें ये भरोसा मिलेगा कि कोई है जो उनकी परवाह करता है। और अगर जरूरत महसूस हो तो बिना किसी हिचकिचाहट के किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मदद लेनी चाहिए। डिप्रेशन एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है। ये कोई चारित्रिक दोष नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेख के अंत में एक बहुत ही मार्मिक बात कही गई है। ये सिर्फ हमारी शिक्षा प्रणाली की विफलता नहीं है, ये हमारे समाज और हमारे परिवारों की भी विफलता है। आज हमने कई बड़े मुद्दों को समझने की कोशिश की। पाकिस्तान में एक व्यक्ति के हाथ में सिमटती सत्ता, G20 में वैश्विक शक्तियों का बदलता संतुलन, भारत में आर्थिक सुधारों की जद्दोजहद और हमारे बच्चों के मन में बढ़ता अंधेरा। आज की इन सभी चर्चाओं को अगर एक धागे में पिरोएं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि राष्ट्र और उनकी सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही हैं,
चाहे वो पाकिस्तान का सत्ता संघर्ष हो या G20 में देशों का आपसी तनाव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दौलत और तकनीक कुछ खास लोगों को इन सीमाओं के पार जाने की ताकत दे रही है। और इन सब के बीच जब हम भारत जैसे देश में लाखों युवाओं के लिए रोजगार बनाने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सोचना जरूरी है कि हम आखिर बना क्या रहे हैं। क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां आर्थिक प्रगति की दौड़ में हमारी आने वाली पीढ़ी मानसिक रूप से इतनी थक जाए कि वो दौड़ पूरी करने से पहले ही हार मान ले? ये सवाल आज के सभी लेखों के केंद्र में है।